नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 63। इससे पहले एक से लेकर पूरा 62 सेट हम लोगों ने देखा है विस्तार के साथ। उसी तरह आज भी हम लोग देखेंगे और सारे ऑप्शन को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक ऋग वैदिक काल जिसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग वैदिक काल में देखते हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल, इसका काल कब था? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल में रखते हैं। वहीं बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो स्त्रियों को सभा तथा समिति में भाग लेना से मना किया गया था। वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। क्या था? कृषि था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई जिससे खेती आसान हो गया। यानी लोहे की खोज कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए। बुद्ध का जन्म का प्रतीक है कमल, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बुद्ध की गृह त्याग की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? महाभीष्मकर्मण। वहीं बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन और बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन चल रहा था? तो ये चल रहा था नंद वंश का शासक घनानंद का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं बात करें सिकंदर, तो 326 ईसा पूर्व इन्होंने आक्रमण किया था। एक प्रसिद्ध युद्ध था हाइडे स्पीच का युद्ध। ये सिकंदर और राजा फोरस के बीच हुआ था, जिसमें राजा फोरस की हार हो गई थी, परंतु सिकंदर ने उसके साम्राज्य को उसकी बहादुरी को लेकर लौटा दिया था। यह युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे हाइडेस्पीड युद्ध हुआ था। वहीं बात करें, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। कौन सी नदी को? व्यास नदी को। वहीं नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश की स्थापना किया। और मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध चोल कला से है। किससे है? चोल कला से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चोल। जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो चोल की राजधानी थी तंजावुर। कहाँ थी? तंजावुर। और चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? विजयालय थे। चलिए, और बात करें तो विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नर केसरी की उपाधि धारण की थी विजयालय। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। नर केसरी की उपाधि किसने धारण किया था? विजयालय ने धारण किया था। वहीं इसके एक और महान शासक थे राज प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया और श्रीलंका के कुछ भागों को जीता और उन्होंने वृद्धेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। और चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम ने, जिन्होंने बंगाल में आक्रमण करके पाल वंश के शासकों को हराया था और गंगोकोंड चोल का उपाधि धारण किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो इसमें पल्लव का नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, चोल, चेर और पांड ये तीनों संगम युग से संबंधित था। ये जो है दक्षिण भारत के ये सारे वंश थे। तो सबसे इधर केरल और ये कर्नाटक वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे था कौन सा? तो ये चेर था। कौन सा था? चेर था। वहीं ऊपर की बात करें तो ये वाला क्षेत्र में चोल का शासन था और सबसे नीचे वाला क्षेत्र में पांड्य का शासन था। इससे एक क्वेश्चन आता है कि तो चेर राज का जो है चिन्ह क्या था? तो चेर राज का चिन्ह था धनुष। क्या था? धनुष। वहीं बात करें चोल, तो इसका चिन्ह बाघ था। क्या था? बाघ था। और पांड्य का चिन्ह मछली था। क्या था? मछली था। वहीं 3 संगम हुए थे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रथम जो संगम हुआ था यह कहाँ हुआ था? यह मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। और अगस्त ने इसकी अध्यक्षता किया था। किसने किया था? अगस्त ने इसकी
अध्यक्षता किया था और इसमें जो है कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रहा था। वहीं दूसरा जो संगम हुआ था वह कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ने किया था और इसमें जो है तमिल व्याकरण की रचना हुआ था जो था तोल्कापियम, जिसकी रचना तोल्कापियर ने किया था। वहीं तीसरा जो संगम हुआ था वह भी मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई, यानी पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था नक्कीरर ने। किसने किया था? नक्कीरर ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था भोसले के काल में। ऑप्शन नंबर सी। ये चारों से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि सबों का क्षेत्र कहाँ था? तो सिंधिया का संबंध कहाँ से था? ग्वालियर से था। कहाँ से था? ग्वालियर से था। वहीं भोसले का संबंध नागपुर से था। कहाँ से? नागपुर से। और होलकर का संबंध इंदौर से था। कहाँ से था? इंदौर से। और गायकवाड़ का संबंध, तो इसका संबंध बड़ौदा से था। कहाँ से? बड़ौदा से था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मुगल काल में मददे मास का संबंध किससे था? तो मुगल काल में मददे मास का संबंध यह था विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात कर लेते हैं खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होता था? तो शाही भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। जबकि जागीर भूमि क्या होता था? तो जागीर भूमि वेतन के बदले जो भूमि दिया जाता था उसे जागीर भूमि कहा जाता था। इससे एक आता था दहशाला व्यवस्था। क्या था? तो समझ लेते हैं दहशाला व्यवस्था को। इसका प्रणाली का वास्तविक प्रणेता था टोडरमल। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था जो नगद के रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10 भाग हर साल वसूला जाना था जिसे मददे हरसाला कहा जाता था। मददे हरसाला कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1885 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ये काश्तकारी अधिनियम था क्या? तो काश्तकारी अधिनियम जिसमें व्यापक किसान विद्रोह के जवाब में जमींदारों और उनके काश्तकारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम में, जो कब पारित हुआ था? 1885 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1929 और 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था। तो इसका कारण क्या था बंद करने का? तो ये था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। ऑप्शन नंबर ए। ट्रेड यूनियन कई गुटों में बट गया था जिसके कारण जो है इसके बीच मजदूर आंदोलन जो है वह बंद पड़ गया था। अच्छा, बात करें ट्रेड यूनियन की तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? एम.एन. जोशी ने किया था। किसने किया था? एम.एन. जोशी ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। बहुत बार एग्जाम में आया। कौन थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो किसने बताया था? तो ये बताया था आउट्रम और टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने बताया था? आउट्रम और टेलर ने कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। इससे 5-6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। वी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था? किसने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरायली ने कहा था। किसने कहा था? डिजरायली ने कहा था। किसने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह यह कहा था सीले और लॉरेंस ने कहा था। वहीं बात करें रीज ने, तो रीज ने कहा था यह धर्माइयों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्माइयों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। वहीं टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वहीं मजुमदार जी ने कहा था
कथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह मजूमदार ने कहा था। सारे को आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी। तो बंगाल विभाजन की योजना कब प्रभावी हुई थी? तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात करें जुलाई 1905 को ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। इसके एवज में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था और इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगालियों ने अटूट एकता दर्शाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरों की कलाइयों पर राखी बांधी थी। वहीं बात करें स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम एक पत्रिका में छपा था जिसका नाम था संजीवनी। कौन सी पत्रिका में? संजीवनी पत्रिका में 1905 ईस्वी में छपा था, जिसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। इसी बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो आगे चल के 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर बी। इसी में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। कांग्रेस का पहली बार विभाजन हो गया था 2 गुट नरम दल और गरम दल में। वहीं बात करें 1906 का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। वहीं बात करें 1908 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? यही रास बिहारी घोष ने किया था। किसने? रास बिहारी घोष ने। और इसमें कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका प्रसाद मजूमदार ने किया था। और इसी में जो है मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अभ्युदय पत्र के संपादक थे। तो अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ये अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, इसके भी संपादक थे। हिंदुस्तान, ये तीनों के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। वहीं मोतीलाल नेहरू की बात करें, यह किसके संपादक थे? तो इंडिपेंडेंट के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। वहीं महात्मा गांधी की बात करें तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, इनके संपादक थे महात्मा गांधी। और इनकी आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। वहीं लाला लाजपत राय, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोरेशन, इसके संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? तो भारतीय क्रांति की मां कही जाती है मैडम भीखाजी कामा। कौन कही जाती है? मैडम भीखाजी कामा। वहीं सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है। एनी बेसेंट को आयरन लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी कहा जाता है एनी बेसेंट को। वहीं रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। कहाँ की रानी? झांसी की रानी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1904 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब पारित किया गया था? 1904 में पारित किया गया था। वहीं कर्जन के द्वारा 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। किसकी? मॉनक्रिफ की। वहीं 1901 ईस्वी में भी रॉबर्टसन की अध्यक्षता में
रॉबर्ट सन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की भी गठन किया गया था। किनके द्वारा? कर्जन के द्वारा। कर्जन के द्वारा 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में इनके द्वारा फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था और थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठन किया गया था कर्जन के समय। कर्जन के समय में ही 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम लाया गया था। 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम भी लाया गया था। किनके द्वारा? कर्जन के द्वारा। कर्जन का जो एक भारत विरोधी कार्य था वही इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुआ कहाँ था? तो इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था। और किया कितने सा? तो अब्दुल लतीफ़ ने। किसने इसकी स्थापना किया था? अब्दुल लतीफ़ ने इसकी स्थापना किया था। वहीं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने इसकी स्थापना किया था 1864 ईस्वी में। 1864 में। वहीं 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किनके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़ में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो वनों से संरक्षण एवं संवर्धन की क्रिया कहलाती है सिल्वीकल्चर। क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं ओलेरीकल्चर, तो ओलेरीकल्चर इसका संबंध है सब्जियों से संबंधित विज्ञान। सब्जी से संबंधित विज्ञान को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। वहीं मेरीकल्चर की बात करें जिसे जल कृषि भी कहते हैं, जलीय जीव जंतु के अध्ययन किसमें के बारे में अध्ययन हम लोग मेरीकल्चर के बारे में करते हैं। वहीं बात करें मोरीकल्चर तो समुद्री जीवों के बारे में हम लोग अध्ययन मोरीकल्चर में करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो आधा भाग लगभग शैवाल करता है। कौन करता है? शैवाल करता है। वहीं आप लोग बताएं शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल के अध्ययन को। वहीं बात करें टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट क्या होता है? तो टेरिडोफाइट इसके उदाहरण इसमें इसके सारे जो इसका सर है, इसका शरीर 3 पार्ट में भगा हुआ रहता है। इसके एग्जाम्पल हो गए फर्न, मुगदर, असुबार, ये टेरिफाइडा के उदाहरण हो गए। वहीं ब्रायोफाइट के उदाहरण ये पादप वर्ग के उभयचर कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो गया मॉस, हॉर्नबट और मर्केसिया, ये ब्रायोफाइट का उदाहरण। वहीं जिम्नोस्पर्स का मतलब होता है नग्न बीज, साइकस, पाइनस, ये सारे किसके उदाहरण हैं? जिम्नोस्पर्स के उदाहरण। वहीं एंजियोस्पर्म तो ढका हुआ बीज, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ढका हुआ बीज से मिलकर बनना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग होता है। यानी गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बताता है। वहीं आमीटर विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा हम लोग किससे नापते हैं? आमीटर से। वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है। वहीं रियोस्टेट क्या होता है? तो रियोस्टेट क्या होता है? यह एक चर अवरोधक होता है जो प्रतिरोध को कम या अधिक करके विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है। कौन? रियोस्टेट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी। और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वहीं बात करें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आभासी और
सीधा होता है, वहीं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। तो चालक, अधातुएं चालक नहीं, अधातु सुचालक नहीं कुचालक होते हैं। अधातुएं क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। वे प्रायः भंगुर होते हैं, यानी इसके चादर या तार नहीं बनाए जा सकते हैं। चादर या तार अधातु का नहीं बना सकते हैं। इसमें किसी विशेष प्रकार की चमक भी नहीं होती है, इसमें जो है चमक नहीं होती है। या ऊष्मा और विद्युत का प्रायः कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का प्रायः कुचालक होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वहीं बात करें धातु की, तो धातु में कौन सा गुण होता है, वह आघातवर्ध होते हैं। आघातवर्ध होते हैं, आघातवर्ध होते हैं और वह उसमें तन्यता होती है, धातुओं में तन्यता होती है। वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातुएं चमकदार होती है, उन पर पॉलिश किया जा सकता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, पारा को छोड़कर। वहीं धातुओं का घनत्व उच्च होता है। अधिकांश धातुएं कठोर होती है, धातुएं सोने रस होती है। यह धातु का गुण हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहां पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं बनती है। कहाँ की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूरदृष्टि दोष में निकट की दिखाई नहीं देगी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। वहीं बात करें और दूरदृष्टि दोष के इलाज में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का। वहीं निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो दूर से जब वस्तु आएगी तो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बन जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा। और इसमें इसके इलाज के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तो किन में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, तो विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी। इसका कहने का मतलब कौन सी अदिश राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि का विद्युत धारा में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसमें दिशा नहीं होती है। लंबाई समय कार्य ऊर्जा क्षेत्रफल विद्युत धारा विद्युत विभव, ये सारे किसके उदाहरण हैं, तो ये सारे उदाहरण हैं अदिश राशि का। वहीं सदिश राशि की बात करें जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, तो इसके उदाहरण हो गए विस्थापन, वेग, बल, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, त्वरण, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये सारे सदिश राशि के उदाहरण हैं। हमेशा एग्जाम में विद्युत धारा ही आता है, क्योंकि आदमी सोचता है विद्युत धारा सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग बताएं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। वहीं कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या, रेडियन होता है। वहीं आप लोग बताएं पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर किसका होता है, न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का। वहीं बात करें जूल जो है यह ऊर्जा का एसआई मात्रक है, जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो विटामिन के, कौन सा, विटामिन के। दो विटामिन जो जल में घुलनशील है वो विटामिन है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी
जल में घुलनशील होता है, बाकी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, वृद्धि अवरोध होता है। वहीं बात करें विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है, बेरी किलोसिस जो B2 के कारण होती है। वहीं पेलाग्रा या विटामिन B3 के कारण होती है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। वहीं बात करें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। वहीं विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है और बांझपन बीमारी विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, किसके रूप में? बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का परिवहन होता है। वहीं होमोग्लोबिन के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म गलत सुलेमित है, यानी कौन सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही, पीसी कल्चर मत्स्य पालन ये भी सही, चेरी कल्चर रेशम कीट पालन ये भी सही है, सिल्वी कल्चर छिपकली का अध्ययन ये गलत है। छिपकली का अध्ययन हम लोग सोरोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन कहलाता है। वहीं सिल्वी कल्चर काष्ठ पेड़ों के संवर्धन के बारे में, काष्ठ पेड़ों के संवर्धन के बारे में हम लोग सिल्वी कल्चर में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश यह किसका उदाहरण है? यह सिलेंट्रा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, किसका? सिलेंट्रेटा का उदाहरण है जेलीफिश। वहीं बात करें संघ पोरीफेरा, तो संघ पोरीफोरा इसका उदाहरण क्या है? तो ये जो है बहुकोषीय होते हैं। संघ पोरीफोरा बहुकोशिकीय होते हैं। इसका उदाहरण हो गया साइकन, स्पॉन्जिला, यूप्लेसिया, ये पोरीफोरा का उदाहरण। वहीं बात करें प्रोटोजोवा, संघ प्रोटोजोवा का उदाहरण, तो यह एक कोशिकीय होता है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये प्रोटोजोवा संघ में आते हैं। वहीं बात करें मनुष्य किस संघ में आते हैं? तो मनुष्य कार्डेटा संघ में आते हैं। किस में आते हैं? कार्डेटा संघ में आते हैं। वहीं जंतु का सबसे बड़ा संघ होता है कौन सा? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ होता है, जिसमें कीट, तिलचट्टा, मकड़ा ये सारे किस में आते हैं? ये सारे ऑर्थोपोडा में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये फेमस हुआ था नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए, किस में? नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। वहीं बात करें झंडा सत्याग्रह, तो यह झंडा फहराकर एक तरह से ब्रिटिश को चुनौती देना होता था, ब्रिटिश को चुनौती देना। इसके 1923 में जगह जगह झंडे फहराए गए थे, जगह जगह झंडे फहराए थे। इस 1923 में ही जबलपुर में भी झंडा फहराया गया था। किसके नेतृत्व में? ये एग्जाम में एक बार आया हुआ है। तब बाबू कछेंदी लाल जैन के नेतृत्व में 1923 में जबलपुर में झंडा फहराया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन है? तो इसका वर्णन है चौथी अनुसूची में। किस में है? चौथी अनुसूची में है। एक बार जल्दी में हम लोग सारे अनुसूची रिवाइज कर लेंगे। 12 अनुसूची है, 12 को प्रथम अनुसूची में क्या उस चीज़ का वर्णन है? संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। द्वितीय अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है? तो द्वितीय अनुसूची में वेतन की चर्चा है। क्या चीज़ की चर्चा है? वेतन की चर्चा है। वहीं तृतीय अनुसूची में शपथ की चर्चा है। किसकी? शपथ की चर्चा है। वहीं चौथी अनुसूची तो हम लोग देख लिए, राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में सीटों क्या संबंधित है। वहीं 5वीं अनुसूची में तो ST और SC के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। वहीं 6ठा अनुसूची की बात करें तो 6ठा अनुसूची इसमें पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रबंध। वहीं 7वीं अनुसूची में सूची का वर्णन है। वहीं 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। वहीं 9वीं अनुसूची में
इसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां उल्लेख है। वहीं 10वीं अनुसूची में दल विदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं पंचायती राज का चर्चा है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का चर्चा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाग 4 का को कब शामिल किया गया? तो भाग 4 का को में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। यह संविधान के भाग 4 का खो में जोड़ा गया था। वहीं 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का को में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 300 का को में जोड़ दिया गया था। वहीं बात कर लेते हैं 1967 में जो संशोधन हुआ था वह था 21वां संविधान संशोधन। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा? सिंधी को जोड़ा गया था। 1977 में 43वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें न्यायिक समीक्षा और रिट जारी के संबंध के अधिकार क्षेत्र से संबंधित इसमें उपबंध किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख किस में है? तो इसका उल्लेख हम लोग जानते हैं किस में है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। ऑप्शन नंबर बी किस में है? 53 में। वहीं अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद के बारे में। वहीं अनुच्छेद 51 में क्या चीज़ का चर्चा है? तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा है। अनुच्छेद 54 में क्या चीज़ का? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उम्र सीमा को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन ये भी इम्पोर्टेंट है, 1991 में हुआ था। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और दिल्ली के लिए विधानसभा का उपबंध किया गया। वहीं 71वां संविधान संशोधन ये भी इम्पोर्टेंट है, यह 1992 में हुआ था। 1992 में इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया था। नमक, शॉर्टकट में नमक कहते हैं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में आया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वह अनुच्छेद है 262। 262 जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। वहीं 261 क्या चीज़ का वर्णन है? तो सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्य शक्तियाँ का चर्चा है। वह अनुच्छेद 263 में क्या चीज़ का वर्णन है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में चर्चा है। वहीं 265 में क्या चीज़ का चर्चा है? तो विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 265 में है। यानी बिना कानून के कोई भी कर आप नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अच्छा से पढ़िएगा, यह है बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपातकाल तो 3 बार लगा था, 2 बार लगा था बाह्य आक्रमण और 1 बार लगा था आंतरिक अशांति। देख लेते हैं लगा कब कब था, तो इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला लगा था 1962 ईस्वी में, भारत चीन युद्ध हुआ था जिसके कारण ये आपातकाल लगाया था। दूसरा लगा था 1971 ईस्वी में, भारत पाक युद्ध हुआ था, उसके कारण पाकिस्तान के कारण ये बाह्य आक्रमण के आधार पर ये 2 बार लगा था। वहीं 1975 में तीसरी बार आपातकाल लागू किया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां बाह्य आक्रमण नहीं रहा, केवल रहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार किया गया? तो 3 बार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी,
पंजाब में यह लागू किया था 20 जुलाई 1951 ईस्वी में पंजाब में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वहीं सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू रहा, तो यह जम्मू कश्मीर में लागू रहा। सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव ये कैसे किया जाता है, तो इसका चुनाव किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। राज्यसभा के सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति, इसका मतलब क्या हो गया उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। मिलकर निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकर्मणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। एक कैसा मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। वहीं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद यह किस में है, अनुच्छेद 63 में वर्णित है। वहीं अनुच्छेद 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं बात करें उपराष्ट्रपति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 28 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 28 में। वहीं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित चर्चा है। वहीं 25 में क्या चीज़ का चर्चा है, तो 25 में अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। 26 में, तो 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का चर्चा है 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या चीज़ का चर्चा है, तो किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदर्भ में इसमें चर्चा है अनुच्छेद 27 में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ऑपरेशन ग्रीन मिशन। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो इसका संबंध टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, हरित क्रांति, तो हम लोग जानते हैं हरित क्रांति क्यों लाया गया था, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए। खाद्यान्न उत्पादन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1966-67 के आसपास। 1966-67 के आसपास हुआ था। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था, तो बोरलॉग ने। किसने किया था, बोरलॉग, और उसे ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। अच्छा, कुछ क्रांति के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, दूध उत्पादन से। वहीं काली क्रांति का संबंध किससे होता है, तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से। किससे, पेट्रोलियम उत्पाद से काली क्रांति का संबंध। वहीं बात करें पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति, कोको उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति, फल और शहद उत्पादन, और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है लिंग और समानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया, इसे 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2022 के कुछ सूचकांक हम लोग देख लेते हैं। सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे कौन था, फिनलैंड टॉप पे था, और भारत का स्थान 121वां था। कितना था, 121वां था। वहीं बात करें मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप पे कौन था, स्विट्जरलैंड टॉप पे था, और भारत का स्थान 132वां था। कितना था, 132वां। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति की बात करें तो शांति सूचकांक में
पहले स्थान पे आइसलैंड था और भारत का स्थान 135वां था। कितना? 135वां। वहीं विश्व खुशहाली की बात करें तो खुशहाली में टॉप पे था आइसलैंड, खुशहाली में टॉप पे था फिनलैंड। कौन था? फिनलैंड टॉप पे था और भारत का स्थान खुशहाली में 136वां था। वहीं विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में नॉर्वे टॉप पे था और भारत का स्थान 150 पे था, 150वां स्थान पे भारत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह था हेराल्ड डोमार मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था, कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। इसी के दौरान 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसी काल के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सब जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट हुआ था। वहीं बात करें दूसरा पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो है भारी उद्योग पे जोर दिया गया था। इसी के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखानों स्थापित किया गया था। किसमें? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। वहीं गुन्नार मिडल मॉडल तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, श्याम एवं न्याय पर आधारित समाजवादी प्रणाली की स्थापना करना। वहीं भोजन, काम और उत्पादन, यही 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो खुले बाजार की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, खुले बाजार की प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था, ये सही है। 1982 में इसका गठन हुआ था। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को खास सुविधा प्रदान करती है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक सही है। नाबार्ड कृषि, छोटे उद्योग यानी लघु उद्योग को भी ये खास देती है, ऋण देती है, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और नाबार्ड, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। कब? 1988 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में। वहीं IRDA इसकी स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो काराधन प्रणाली से, ऑप्शन नंबर बी। गार का संबंध किससे है? काराधन प्रणाली से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती, तो इसकी प्रमुख विशेषता है पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। ये मिश्रित खेती कहलाती है, यानी कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना है? तो ये 88.71%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो है देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 8.6%। कितना? 8.6%। जबकि पूरे देश का कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.86%। 2.86%। वहीं बिहार का साक्षरता दर कितना था? 61.8%। पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% के आसपास था। वहीं बात कर लेते हैं
लिंगानुपात, तो बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 918 था। कितना था? 918। और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पे 1106 था। कितना था? 1106 था। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भभुआ। वहीं बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। वहीं बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला वह सहरसा। वहीं बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, बहुत बार एग्जाम में आया है, ये 1021 और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है 876। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, तो इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैप में देख लेते हैं इजराइल। ये इजराइल हुआ, ये वाला जो एरिया है ये इजराइल है, इस पर भी इजराइल अपना अधिकार दिखाता है। तो ये वाला जो एरिया है ये इजराइल है। इजराइल की सीमा, इजराइल की सीमा देख लेते हैं। ऊपर में ये लेबनान से लगती है, ये यहाँ सीरिया से लगती है, ये यहाँ जॉर्डन से लगती है, ये जॉर्डन से लगती है और ये वाला जो अभी मिस्र के कब्जा में है, ये कभी इजराइल से भी हड़प लिया था, बाद में इसे संधि के तहत लौटाया है। तो ये मिस्र हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ये सीरिया हो गया और ये लेबनान हो गया। तो इजराइल की सीमा ये 4 देशों से लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो हम लोग जानते हैं डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है अन्नामलाई पहाड़ी पर, अनाईमुदी पहाड़ी। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। वहीं बात कर लेते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूजन में रहता है। क्वेश्चन आते हैं कि जो है सह्याद्री जो होती है, सह्याद्री जो क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक उत्तरी सह्याद्री, तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी का नाम है कालसुवाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। वहीं दक्षिणी सह्याद्री का ऊंची चोटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है कुंद्रेमुख। क्या नाम है? कुंद्रेमुख नाम है, जिसकी ऊंचाई है 1892। यानी इसमें दक्षिणी सह्याद्री की ऊंचाई अधिक है उत्तरी सह्याद्री से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये MS ऑफिस का चारों पैकेज है। MS ऑफिस में ही एक्सेल, वर्ड, आउटलुक और पावर पॉइंट होते हैं। एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का उदाहरण है। MS वर्ड, इसमें MS वर्ड में डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। वहीं आउटलुक की बात करें तो इससे मेल भेजते हैं, आउटलुक में मेल भेजते हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पावर पॉइंट में जो है प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। ये था दोस्तों एडिटोरियल का सबसे महत्वपूर्ण सेट। आज का सेट बहुत अच्छा था, प्रश्न भी इसमें सब सब्जेक्ट से थे, तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।